महान प्यारे प्यारे बच्चों, एकदम फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करेंगे। डीमटेरियलाइजेशन अपनी लास्ट क्लास में पढ़ चुके, रीमटेरियलाइजेशन पढ़ चुके। आओ, आपके लिए फ्रेश टॉपिक है ISIN, फुल फॉर्म इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। आपका ICSI का एक रजिस्ट्रेशन नंबर है। उस रजिस्ट्रेशन नंबर को कभी घूर कर देखा है क्या? आपके रजिस्ट्रेशन किस ईयर में हुआ था एग्जीक्यूटिव का? तो क्या उस रजिस्ट्रेशन नंबर में 2023 लिखा है? तो जब भी कोई रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, मतलब उसके पीछे का एक लॉजिक होता है, किस ईयर में आए हो, किस मंथ में आए हो, यूनिक आइडेंटिटी नंबर, ऐसा ही होता है। तो बच्चा, इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर ये भी एक नंबर है जिससे हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं? सिक्योरिटीज। क्या आइडेंटिफाई करते हैं? सिक्योरिटीज। ये एक स्टैंडर्ड नंबर है, यूज किया जाता है वर्ल्ड वाइड, मतलब पूरी दुनिया में से यूज किया जाता है टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक सिक्योरिटी। मतलब हर सिक्योरिटी नंबर अलग होगा, ठीक है? जैसे तुम्हारे पास नोट होती है, करेंसी होती है, उसमें भी एक यूनिक नंबर होता है। क्या कोई सेम होता है? नहीं। तो ऐसे ही सिक्योरिटीज में भी एक नंबर अलॉट करके रखा है, ठीक है? अब वो सिक्योरिटीज कहाँ की है, किस कंट्री की है, कहाँ से बिलोंग करती है, ठीक है? ये सारी की सारी चीजें इस यूनिक नंबर से पता चल जाता है। बॉन्ड्स है, स्टॉक है, ये सब पता चल जाएगा आपको। फ्यूचर में है, वारंट है, राइट है, ट्रस्ट है, कमर्शियल पेपर है, ऑप्शन, वो किस टाइप का है, ये सब आइडेंटिफाई हो जाएगा बच्चा उस यूनिक नंबर से। ये एक्चुअल में फैसिलिटी है क्लियरिंग सेटलमेंट प्रोसीजर का। ये जो पूरा का पूरा नंबर होता है ये अल्फा न्यूमेरिकल होता है, दैट मींस अल्फाबेट्स भी होते हैं और इसमें नंबर्स भी होते हैं। टोटल कितने डिजिट है? 12 डिजिट है, ठीक है? यूनिक आइडेंटिफाई। इन्होंने बोला इसे इशू करने वाली एक एजेंसी है, उस एजेंसी का नाम क्या है बच्चा? नेशनल नंबरिंग एजेंसी ने ये नंबर इशू कर रखे हैं। इट इज स्ट्रक्चर्ड इन द वे दैट इट इंक्लूड, इट स्ट्रक्चर से अब मैं आपको रीड करा रही हूँ बच्चा। इट स्ट्रक्चर से ये क्या बोलना चाहते हैं, आ जाओ। इसका पूरा स्ट्रक्चर आपको बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके सामने एक एग्जाम्पल है बच्चा, सब स्क्रीन में देखेंगे, ठीक है? सबसे पहला वाला जो दो इन मतलब इंडिया से बिलोंग कर, मतलब कंट्री का कोड आपको पता चलता है। ई से आपको सिक्योरिटी का टाइप, इक्विटी, ठीक है? इक्विटी है, प्रेफरेंस है, बॉन्ड्स है, डिबेंचर्स है, ठीक है? तो बच्चा इससे आपको टाइप पता चलेगा। फिर ये होते हैं यूनिक कोड जो सबका अलग अलग होगा ऑब्वियसली, ठीक है? फिर एक 8 अलग से होता है जो कि चेक डिजिट होता है। ये चेक डिजिट क्या होता है? एक तरीके से चेक किया जाता है, मतलब कि हाँ कितने यूनिट है एक्चुअल में, ठीक है? तो ये इसी का एक तरीके से चेकिंग फॉर्म होता है। तो इन शॉर्ट ये कुछ नहीं, ये टोटल कितने हैं, बस इसकी डिटेलिंग जो मैंने अभी आपको बताई, ये भी यही बोल रहा है। इट इज स्ट्रक्चर इन अ वे दैट इंक्लूड, सबसे पहले आपको क्या बताया जाता है? कंट्री कोड। सबसे पहले आपको क्या बताया जाता है? कंट्री कोड। कंट्री कोड कैसे डिसाइड होता है? वो जो कंपनी की वो सिक्योरिटीज है उसका हेडक्वार्टर से डिसाइड होता है। अगर वो इंडिया में है, मैं कह रही हूँ रिलायंस कंपनी की सिक्योरिटीज की कोड की बात करें, तो रिलायंस कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ है बच्चा? इंडिया में। तो सबसे पहले IN लगा होगा, या फिर कहीं और तो कहीं और। वर्ल्ड वाइड यूज होता है ना, बस इंडिया की थोड़ी ना बात हो रही है। तो एग्जाम्पल है इंडिया का, ठीक है? देन द स्पेसिफिक सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर जो बीच का है, ठीक है? और फिर फाइनली क्या होता है बच्चा? चेक डिजिट। तो कुछ नहीं, इन लोगों ने इतना दिया नहीं है, ये इसी के फॉर्म में ही कह रहे, आइडेंटिफिकेशन नंबर का उसे पार्टी मान रहे, ठीक है? तो 12 डिजिट इस तरीके से पूरा अल्फा न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है, जिससे हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं, ये सिक्योरिटीज किस देश की है, किस कंपनी की है, क्या पैटर्न है, ये सब हमें पता चलता है। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्या लिखा है बच्चा? डिमैट अकाउंट आपको ओपन करना है। अब डिमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आप लोग एज अ इन्वेस्टर सोचो, कहां जाओगे, किसको अप्रोच करोगे? डीपी। डीपी मतलब जरोधा, ये सब क्या है बच्चा? डीपी है। आप लोग जरोधा, ग्रोथ, इन सबको जानते थे, लेकिन ये अब आपको पता चले कि ये लोग डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, जो कहां पे डिपॉजिटरीज के पास जाके क्या करवाएंगे? अकाउंट ओपन करवाएंगे। तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट ये आपसे ले लेते हैं, केवाईसी एंड ऑल। चलिए, तो सबसे पहले आप एक इन्वेस्टर हो, आप बीइंग अ इन्वेस्टर किसके पास जाओगे? डीपी के पास जाओ। डीपी आपसे कुछ ना कुछ रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए क्या मांगेगा बच्चा? डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। क्या केवाईसी बोल सकते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय केवाईसी? नो योर कस्टमर। फिर आपके सामने KRA भी लिखा है। KRA का मतलब क्या है बच्चा? के फॉर, इन्होंने क्या बोल दिया? के फॉर क्या है? KYC है। KRA का फुल फॉर्म बता रही हूँ। KRA का फुल फॉर्म, के रिप्रेजेंट कर रहा है KYC को, वापस के रिप्रेजेंट कर रहा है KYC,
ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोल दिया, रजिस्ट्रेशन एजेंसी। ठीक है, तो ये नीचे ये जो लिखा है ना सेंट्रल केवाईसी एजेंसी, तो वो ये बोलना चाह रहे हैं के मतलब केवाईसी, आर फॉर रजिस्ट्रेशन और ए फॉर एजेंसी। तो इन शॉर्ट कुछ नहीं, ये एजेंसी के पास जाएंगे, पूरा डॉक्यूमेंटेशन करो। ठीक है, डीपी आपसे डॉक्यूमेंटेशन करवाएगी और चेक करवाएगी। डीपी फटाफट डीपी को ये चेक करके मिल जाएगा कि आप बिल्कुल सही हो। अब वो क्या करेगी बच्चा, आपके अकाउंट को क्या कर देगी, एक्टिवेट कर देगी। केवाईसी में क्या क्या आता है, एग्जाम्पल्स देके बताया। पैन आ जाएगा आपका, एड्रेस प्रूफ, एक कैंसिल चेक भी लगता है आपका, और इन पर्सन वेरिफिकेशन लगता है। ठीक है, वेरिफिकेशन आपको एग्जैक्टली देखा भी जाएगा आप एक्चुअल में हो कि नहीं, क्योंकि होता क्या बहुत बोगस एंट्रीज होती है। बोगस एंट्रीज मतलब क्या होता है बच्चा, फेक फेक इंसान है भी नहीं, कुछ भी डॉक्यूमेंट बनाकर भेजा जा रहा है। तो फिजिकली एक बार विजिट भी होता है, चेक भी होगा कि हाँ आप एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हो कि नहीं। चलिए फिर क्या बोला है, अब जैसे आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा तो राइट्स ऑब्लिगेशंस सारे जो भी है, क्लाइंट मास्टर रिपोर्ट, डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप, बुकलेट, ये सब क्या है दिया बच्चा, ये सब आपको मिल जाएगा। आपका अकाउंट जब एक्टिव होता है ये सारी चीजें ऑनलाइन होती है, क्योंकि आपका शेयर्स खरीदना बेचना ऑनलाइन है। देखो पहले क्या होता था, फिजिकल फॉर्म में होता था, फिजिकल फॉर्म में होता तो ये सारी चीजें होती थी। राइट्स ऑब्लिगेशन डॉक्यूमेंट्स की किसकी होती है बच्चा, पंखा बंद करना। चलो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, डीपी की है। ठीक है, अब राइट्स ऑब्लिगेशंस होंगे डॉक्यूमेंट की डीपी की, कि भैया सारे डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से होना चाहिए। क्लाइंट मास्टर रिपोर्ट, ये क्लाइंट मास्टर रिपोर्ट डीपी ना, डीपी के इन्वेस्टर्स क्या है, क्लाइंट है। एक महीने में उसके कितने क्लाइंट्स हैं उसकी पूरी मास्टर रिपोर्ट तैयार करना है। डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप, बुकलेट। होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल फिजिकल मार्केट एकदम सोचो, ये फिजिकल मार्केट का इन्होंने एग्जाम्पल देके बताया। ठीक है, आपके पास बैंक की चेकबुक होती है, आप बैंक को इंस्ट्रक्शन देते हो कि मेरे अकाउंट से 1 लाख इस बंदे के नाम पे दे दे। चेक क्या होता है, एक तरीके से बैंक को दिया गया इंस्ट्रक्शन, ऑर्डर, यही होता है। तो ऐसे ही तुम एक इन्वेस्टर हूं, मैं आपका डीपी हूं, तो आपने क्या किया है, मैंने आपको एक डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप दे रखी है, एक पूरी बुकलेट दे रखी है। आप मुझे इंस्ट्रक्शन दोगे कि मेरे अकाउंट से इतनी सिक्योरिटी उधर ट्रांसफर कर दे, मेरे अकाउंट से इतने पैसे उधर ट्रांसफर कर दे। बात समझ में आ रही है। तो इट इज जस्ट लाइक अ चेकबुक जो डीपी ने किसको दिया है, इन्वेस्टर को दिया है, ताकि डीपी सॉरी ताकि इन्वेस्टर क्या कर सके, इंस्ट्रक्शन दे सके इन्वेस्टिंग को लेके। तो डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप एक पूरी पूरी बुकलेट होती है, जो बुकलेट इन्वेस्टर को प्रोवाइड की जाती है। लेकिन अब ये सारे काम खत्म हो चुके हैं, सारा काम ऑनलाइन हो चुका है, अब ये सारी चीजें देखने को भी नहीं मिलेगी। आप एक पुश में बस उसको इंस्ट्रक्शन देते हो, वो आपको वो सारे काम करवा देता है। क्लियर है। चलिए, तो इस तरीके से डीमैट अकाउंट ओपन होता है और आपके सारे काम चालू होते हैं। ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। डन। चलिए, अब नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, हेडिंग से ही पूरा काम समझना है। लीगल लिंकेज मतलब सबका एक दूसरे से क्या है, लिंक है। चलिए, ये इशू लिखा है, इशूअर है उनका मतलब। ठीक है, इशूअर कौन होता है, कंपनी। कंपनी क्या करता है, सबसे पहले डिपॉजिटर के साथ अग्रीमेंट करता है। क्यों करता है डिपॉजिटर के साथ अग्रीमेंट, जरा बताओ मुझे। शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, सबसे पहले डिपॉजिटरी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, तो आपस में दोनों क्या करेंगे, अग्रीमेंट। चलिए, डिपॉजिटरी फिर डीपी के साथ अग्रीमेंट करेगा, क्योंकि डिपॉजिटरी तो अकेला काम ही नहीं कर सकता, उसे तो डीपी के बिना वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा, तो इनका भी आपस में अग्रीमेंट होता है। चलिए, डीपी और इन्वेस्टर का भी अग्रीमेंट होता है, क्योंकि हम तो डीमैट अकाउंट इसी के दम पे खुला पा रहे हैं। तो इन शॉर्ट सब एक दूसरे से क्या है, लिंक है ना, जुड़े हैं ना। तो बस ये कह रहे कि भैया सबका एक दूसरे से अग्रीमेंट है। कंपनी ने अग्रीमेंट किया डिपॉजिटरी के साथ ताकि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ गए, जब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ गए तो इन्वेस्टर कंपनी तक कैसे पहुंचेगा, तो इन्वेस्टर डीपी के पास जाएगा, डीपी डी के पास, और डी ने ये सारे काम ईश्वर के करके रखे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो बस ये आपको बता रहे सब एक दूसरे से कनेक्ट है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए, बस ये बताना चाह रहे। क्लियर है, और कुछ नहीं है उसमें, कि सब एक दूसरे के साथ एक अग्रीमेंट करते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, हेडिंग क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट। क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट इन न्यू इश्यू। तुम्हारा डिमैट अकाउंट खुल गया, खुल गया है। अब तुम्हारे इसमें नए शेयर्स डालना है, तो क्या मैं बोलूंगी ना कि नए शेयर्स क्या हो गए, क्रेडिट हो गए, यही बोलूंगी। तो ये लिखा है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट इन न्यू शेयर्स। क्या लिखा है, इन्वेस्टर ओपन करेगा अकाउंट डीपी के पास, डीपी के पास अकाउंट ओपन कर दिया, सबमिट एप्लीकेशन विद द ऑप्शन टू होल्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट गिविंग। उसके पास सारी इंफॉर्मेशन होगी ना, डीपी का आईडी एंड पासवर्ड सारी चीज होगी, ताकि वो क्रेडिट कर दे और मिल जाए आपको। बच्चा ये बस ऐसे ही है, बैंक, बैंक का अकाउंट नंबर, तुम लोग इंटरनेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग ये सब करते हो, पासवर्ड वगैरह सारी चीजें है ना। तो बस ये करिए आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है, आपके अकाउंट से पैसा जा रहा है, तो आप जैसे इंस्ट्रक्शन दे रहे हो सेम।
डीमैट अकाउंट में मेरे अकॉर्डिंग सिक्योरिटीज आ रही है और मेरे अकॉर्डिंग सिक्योरिटीज जा रही है। यहां अभी हम किसकी प्रोसेस पढ़ रहे हैं, आने की कि जाने की? क्रेडिट बोला है तो आने की। तो पहला उन्होंने सिंपल क्या बोला, अकाउंट ओपन किया, एप्लीकेशन सबमिट करी, सिक्योरिटी होल्ड कर रखा है उसमें, ठीक है। रजिस्ट्रार अपलोड द लिस्ट ऑफ द अलॉटेड टू द डिपॉजिटरी। अब ये रजिस्ट्रार कौन है, रजिस्ट्रार टू एन इशू। कौन है ये रजिस्ट्रार? मेरी कंपनी आईपीओ लेकर आई, वेरी गुड, आरटीए, ठीक है। मेरी कंपनी क्या लेकर आई, आईपीओ। तो भैया मैंने अपने कंपनी के अंडर में किसको अपॉइंट कर रखा है, रजिस्ट्रार टू एन इशू। नाम ही क्या लिखा है, रजिस्ट्रार टू एन इशू, कि भैया रजिस्टर में एंट्री करना है जिसको इशू किया। अब क्योंकि ये तो लिस्टेड कंपनी है, इन्होंने तो किसको कर दिया, एनएसडीएल को कर दिया, रजिस्टर में मेंटेन कर दिया, इनका काम यही है। तो मतलब इशू से रिलेटेड मैं आईटेक्स कंपनी, मेरा एक ऑफिसर है रजिस्टर टू इशू जो ये पूरे मैटर देखता है कि भैया तुम डिपॉजिटरी से डील करो। बात समझ में आ रही है? तो रजिस्ट्रार मतलब आरओसी मत पहुंच जाना, यहां रजिस्ट्रार आएगा मतलब रजिस्ट्रार टू एन इशू। वापस, वेरी गुड, कंपनी का एक एम्प्लॉय, कंपनी का एक बंदा, रजिस्ट्रार अपलोड करेगा लिस्ट ऑफ द अलॉटेड टू दी डिपॉजिटरी। मेरे अकॉर्डिंग कौन कौन है डिपॉजिटरी में आपको बता दूं, ताकि आप क्या कर सको, आप अपने रिकॉर्ड मेंटेन करो और डीपी से बोलो उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दो, इनको ये शेयर्स मिल गए। बात समझ में आ रही है? डिपॉजिटरी क्रेडिट करेगा अलॉटी अकाउंट विद दी डीपी, विद द हेल्प ऑफ डीपी। इन शॉर्ट उन्होंने कैसा बताया, कंपनी ने नए शेयर इशू करे, कंपनी ने बोनस दिया, कंपनी ने क्या दिया, बोनस। मैं कंपनी हूँ, आईटेक्स कंपनी, तुम लोग मेरे वो इन्वेस्टर्स हो जिनका डीपी के पास अकाउंट मेंटेन है, डीमैट अकाउंट, मुझे तुम्हें बोनस देना है। तो मैं कौन हूँ, आईटेक्स कंपनी। आईटेक्स कंपनी का कौन देगा, रजिस्ट्रार टू एन इशू। कुछ भी इशू करूंगी तो रजिस्ट्रार ऑफिसर आएगा, ये ऑफिसर पूरी की पूरी लिस्ट प्रोवाइड करेगा किसको, डिपॉजिटरी को, कि भैया इन इन लोग को मुझे बोनस देना है। बात समझ में आ रही है? तो अब ये डिपॉजिटरी किसको बोलेगा, क्रेडिट करने को, डीपी को बोलेगा कि इनके अकाउंट में क्रेडिट कर दो। बस इतनी सिंपल सी प्रोसेस बस इन्होंने इतने तरीके से बताई है। समझ में आया? अगर कोई कंपनी बोनस इशू करके किसी के अकाउंट में डलाना चाहती है तो रजिस्ट्रार पूरी लिस्ट बताएगा, आगे प्रोसीड होगा। समझ में आ गया? पक्का? चलो नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, कॉर्पोरेट एक्शन। कंपनी को देना क्या है, कंपनी को या तो डिविडेंड देना है, या तो कंपनी को क्या देना है बच्चा, डिविडेंड मतलब कैश बेनिफिट देना है, या फिर डिविडेंड नहीं देना, नॉन कैश बेनिफिट। मेरे एग्जांपल में बोनस कैश बेनिफिट है कि नॉन कैश बेनिफिट, नॉन कैश बेनिफिट। समझ में आ रहा है? चलो, डिविडेंड दिया मतलब कैश बेनिफिट, तो कैश कहां जाएगा, बैंक अकाउंट में जाएगा ना। नॉन कैश बेनिफिट, बोनस दिया, राइट इशू दिया, कहां जाएगा, डीमैट अकाउंट में। इन्होंने कहा है कंपनी कोई ना कोई एक्शन ले रही है, कंपनी कुछ ना कुछ दे रही है, क्या दे रही है, कैश दे रही है कि नॉन कैश। अगर कैश दे रही है तो डायरेक्टली फॉरवर्ड टू इन्वेस्टर, इन्वेस्टर के पास जाएगा कंपनी, या फिर कंपनी देगी, या फिर कंपनी का क्या लिखा है, इट्स रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंट मतलब आरटीए। आरटीए कौन था, रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंट, जो दोनों मिलकर एक ही काम कर रहे हैं, ये एक ऑफिसर, ठीक है। ये आगे प्रोसीड करेगा, मतलब ये डिपॉजिटरी को बताएगा और डिपॉजिटरी डीपी को बताएगा। बात समझ में आ रही है? नॉन कैश बेनिफिट में एग्जांपल, बोनस दे रहे, राइट इशू दे रहे, एक्सेट्रा, दीज आर इलेक्ट्रॉनिकली क्रेडिट कहां, बेनिफिशियर ओनर के अकाउंट में थ्रू डिपॉजिटरी। बात समझ में आ रही है? क्या चल रहा है, कुछ नहीं, ये बस बता रहे हैं आपको कि पैसे कैसे जाते हैं या फिर शेयर्स किस फॉर्म में क्रेडिट होते हैं। तो दोनों का क्रेडिट सिस्टम बताया, दैट्स इट, सिंपल है। चलिए क्वेश्चन रीड करो, आंसर मत पढ़ना। प्रोसेस ही आपसे पूछ ली, बोनस कैसे मिलेगा बताओ। कंपनी का रजिस्ट्रार किसको बताएगा, डिपॉजिटरी को, डिपॉजिटरी किसको पकड़ेगा, डीपी को, और डीपी उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। दैट्स इट, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन है। ये तो नालायक है, हमें पूरा बताना है, इनके इनके धोखे में मत आना, प्रॉपर ये पॉइंट्स आपको पूरे बताने पड़ेंगे, ठीक। चलिए अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन होता है खत्म। अभी तक जो कुछ पढ़े थे ना, बैकग्राउंड पढ़े थे, इंट्रोडक्शन पढ़े थे कि ये सिस्टम क्या है। अब पढ़ रहे हो डिपॉजिटरी एक्ट, फाइनली अब स्टार्ट हो रहा है। चलो, डिपॉजिटरी एक्ट कब आया था, 1996। इसकी अगर लीगल फ्रेमवर्क की बात करेंगे, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात करेंगे, तो टोटल इसमें कितने चैप्टर्स हैं, 5। इन्होंने कहा पूरा एक्ट नहीं समझाने वाले, कुछ इंपॉर्टेंट बातें। आ जाओ, सबसे पहले डिपॉजिटरी एक्ट आया क्यों, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, बहुत जनरल बातें हैं, इसीलिए आया ताकि मेंटेन कर सके ओनरशिप रिकॉर्ड और इफेक्टिव चेंजेस। एक कंपनी बच्चा इतनी सारी चीजें मेंटेन नहीं कर सकती, इसीलिए डिपॉजिटरी है। डिपॉजिटरी इसलिए आया ताकि क्या कर सके बच्चा, ओनरशिप के रिकॉर्ड मेंटेन कर सके। बेनिफिशियरी ओनर के रिकॉर्ड कौन मेंटेन कर रहा था, डिपॉजिटरी। चलिए, डिपॉजिटरी मोड एज वेल एज ऑप्शन टू द इन्वेस्टर टू चूज द फिजिकल मोड।
एक होता है डिपॉजिटरी मोड, एक होता है डिपॉजिटरी मोड, दूसरा होता है फिजिकल मोड। डिपॉजिटरी मोड इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक मोड, मतलब शेयर्स या तो इलेक्ट्रॉनिकली मिलेंगे या तो क्या फिजिकल। इन्वेस्टर होता है भैया भगवान, इन्वेस्टर ने बोला भैया फिजिकल चाहिए तो दे दो, रीमटेरियलाइजेशन कर दो। उसने बोला भैया ऑनलाइन फॉर्म में चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक चाहिए तो डीमटेरियलाइजेशन, जो फॉर्म चाहिए दे देने का। डिपॉजिटरी क्यों आया? ये फैसिलिटीज देने के लिए आया, इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल। नेक्स्ट क्या लिखा है? टू मेक दी फंजिबल। अभी फंजिबल को डालो क्वेश्चन मार्क, डिटेल में एक अलग से कंसेप्ट है, समझाऊंगी आज ही पढ़ने वाले, ठीक है। उसमें लिखो पेज नंबर, लिखो, मैं पेज नंबर तुम्हें बता दे रही हूँ, क्वेश्चन मार्क मत डालो, पेज नंबर लिखो 148। 148 में यहाँ पे आपको एक फंजिबिलिटी दिखेगी। फंजिबिलिटी का मतलब होता है इंटरचेंज करना। फंजिबिलिटी अलग से कंसेप्ट है, समझाऊंगी। पेज नंबर 148, इंटरचेंज करना यहां समझाऊंगी क्योंकि वो एक अलग से कंसेप्ट है, तो वहीं समझो, अभी नहीं। हम पढ़ रहे हैं एक्ट क्यों आया है? एक्ट इसलिए आया है ताकि रिकॉर्ड मेंटेन कर सके। एक्ट इसलिए आया है ताकि ऑप्शन दोनों हो सके, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे आपका फिजिकल। एक्ट इसलिए आया है ताकि सिक्योरिटीज की फंजिबिलिटी की फैसिलिटी मिल सके। फंजिबिलिटी क्या है समझाऊंगी आगे। इंटरचेंज करना, चलो। फ्रीली ट्रांसफरेबल हो, शेयर्स, डिबेंचर, एनी इंटरेस्ट, आसानी से ट्रांसफरेबल हो जाए, कोई दिक्कत ना जाए। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म आसान है ना काम, पक्का? चलो। एग्जेम्प्ट करने के लिए आया, किससे? स्टैम्प ड्यूटी। मैंने घर बेचा तो स्टैम्प ड्यूटी तो लगेगी। स्टैम्प ड्यूटी भैया बहुत बड़े फॉर्म में लगती है। कार बेची, कुछ भी बेचा, स्टैम्प ड्यूटी तो सरकार को देनी पड़ती है। अब क्योंकि हमारे शेयर्स इलेक्ट्रॉनिकली बिक रहे, जब फिजिकल बिकते हैं तो क्या होता है? स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती है। तो डिपॉजिटरी एक्ट इसलिए आया ताकि आपको स्टैम्प ड्यूटी देनी ना पड़े। फिजिकल चीजें नहीं है, सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिकली हो रही है। साफ साफ बोल दिया, बेचना है तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बेचो, फिजिकल मत बेचो, ताकि आपकी स्टैम्प ड्यूटी ना लगे, ठीक। नेक्स्ट, ये जो एक्ट पढ़ रहे हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। पहली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, बेनिफिशियल ओनर कौन होता है? इन्वेस्टर्स। अब ये इन्वेस्टर्स तुमने मुझे बताइए, लेमैन लैंग्वेज में बताइए, एक नॉर्मल स्टूडेंट फॉर्म में बताया जिसमें नंबर नहीं मिलने वाले, समझ लो एग्जाम में लिखना है। बेनिफिशियल ओनर, वेरी गुड। अब एक बार इनकी डेफिनेशन पढ़ लो, समझे? जो बच्चे ये वाले बोल रहे थे वही ये सही। देखो, बेनिफिशियल ओनर इन्वेस्टर है, ये अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बोला, लेकिन आपको ये लैंग्वेज भी तो बतानी पड़ेगी। बेनिफिशियल ओनर वो ओनर है, वो इन्वेस्टर है जिसका रिकॉर्ड कौन मेंटेन करता है? डिपॉजिटरी। ये टेक्निकल बातें ये भी लिखनी पड़ती है, देखो बच्चा दोनों बताना पड़ेगा। एक टेक्निकल जो बुक बोलता है और दूसरा अपना नॉलेज। इंस्टीट्यूट बिल्कुल नहीं कहता कॉपी पेस्ट करो, अपना नॉलेज भी दो, लेकिन बस अपना नॉलेज दे दिया और टेक्निकल बातें नहीं बताई तो नहीं चलेगा, दोनों का मिक्स होना चाहिए। बायलॉज क्या है? मेमोरेंडम एक तरीके से, क्या ये लिख सकते हैं क्या? डिपॉजिटरी एक कंपनी है, डिपॉजिटरी क्या एक कंपनी है ना, एनएसडीएल सीडीएसएल क्या एक कंपनी है, इनके खुद के बायलॉस, मतलब इनका खुद का जो आर्टिकल बना है, ठीक है। डिपॉजिटरी मींस कंपनी, ये देखो आ गया। डिपॉजिटरी क्या एक कंपनी जो रजिस्टर एज पर कंपनीज एक्ट हैज बीन ग्रांट सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, सेबी ने भी दे रखा है। इश्यूअर मतलब कौन? वो कंपनी जो शेयर सिक्योरिटीज इशू कर रही है। कभी भी मत बोला वो कंपनी जो शेयर इशू कर रही है, गलती से भले मैं शेयर्स बोल दूं, सिक्योरिटीज बोलना, मैं ये कहना चाह रही हूँ। बस शेयर्स थोड़ा इशू होते, बॉन्ड्स डिबेंचर सब होता है, सिक्योरिटीज। इश्यूअर वो जो सिक्योरिटीज इशू कर रहा है। रजिस्टर्ड ओनर एनएसडीएल सीडीएसएल। अब टेक्निकल लैंग्वेज बताओ, पढ़ो डेफिनेशन। वेरी गुड। डिपॉजिटरी वो है जिसका नाम एंटर होता है रजिस्टर ऑफ द इशूअर। समझ में आया? ये टेक्निकल। देखो तुम्हें समझ में आ गया, मुझे पता भी है, लेकिन जो तुम्हें समझ में आ गया उसे प्रेजेंट करने का तरीका टेक्निकल है, बस। वेरी गुड। तो आपको मिक्स करना पड़ेगा। आप बोलोगे डिपॉजिटरी एनएसडीएल सीडीएसएल, ये बताओ। देखो एक होता है मीनिंग, एक होता है डेफिनेशन। एक होता है मीनिंग, एक होता है डेफिनेशन। ये है डेफिनेशन और मैं आपको बोल रही हूँ मीनिंग लिखो। कभी डेफिनेशन मत लिखना, डेफिनेशन मतलब एकदम एग्जैक्ट होनी चाहिए और तुम्हें कुछ याद नहीं रहने वाला डेफिनेशन। तो तुम्हें मीनिंग लिखना है। मीनिंग मतलब डिपॉजिटरी एनएसडीएल सीडीएसएल है, अपना खुद का अगर ज्ञान दे देते हो ना तो वो मीनिंग कहलाता है। डेफिनेशन की कुछ बातें ले ली और अपना खुद का ज्ञान चिपका दिया, दैट वाज मीनिंग। हमेशा मीनिंग लिखोगे, ठीक है। तो डिपॉजिटरी एनएसडीएल सीडीएसएल है जो, जिसका नाम रजिस्टर
कंपनी के मेंबर के रजिस्टर में मेंटेन होता है, दैट्स इट। अब देखो तुम लोग उसको अपनी तरह से फ्रेम कर सकते हो। इंस्टीट्यूट आपसे बस इतना एक्सपेक्ट कर रहा है, कॉपी पेस्ट नहीं, वो मीनिंग एक्सपेक्ट कर रहा है। आपके दिमाग में डेफिनेशन देना नहीं देना है, डेफिनेशन की तरह रटना नहीं है। इनके कंसेप्ट लो, अपना लो और मिक्स करके दे दो, ठीक। चल अब सेक्शन 3, क्योंकि एक्ट चालू हो गया, सेक्शन 1 कौन क्या बताता है, 2 बताता है सेक्शन, और 3rd से मेन प्रोविजन। चलो, सर्टिफिकेट कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस ऑफ द डिपॉजिटरी। सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं, डिपॉजिटरी कंपनी काम नहीं कर सकती जब तक क्या ना कर ले, कमेंसमेंट और सर्टिफिकेट ना मिल जाए, सेबी के पास अपना रजिस्ट्रेशन ना करवाए, ठीक है। सेक्शन 3, नो डिपॉजिटरी एक्ट एज अ डिपॉजिट अनलेस इट्स ऑब्टेन सर्टिफिकेट। अब देखो इनकी लैंग्वेज मत लिखो ना, इतना साफ लिखो कि पहले उन्हें सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा तब जाके वो काम करेगी, और ये सर्टिफिकेट कौन देता है, सेबी देता है। सेबी नॉट ग्रांट अ सर्टिफिकेट, क्यों नहीं देगा, जब कुछ गड़बड़ लगेगा, अगर वो खुद से सेटिस्फाइड नहीं है, एडुकेट सिस्टम नहीं है आपके पास, सेफगार्ड नहीं है प्रिवेंट करने के लिए मैनिपुलेशन रिकॉर्ड्स एंड ट्रांजैक्शन, वो तभी देगा ना जब ये सारे सिस्टम्स होंगे। ये सारे सिस्टम्स नहीं है तो वो नहीं देने वाला। हाउएवर नो सर्टिफिकेट शैल बी रिफ्यूज अनलेस रीजनेबल अपॉर्चुनिटी। रिजेक्ट करने से पहले आपसे एक बार डिस्कस करेगा कि भाई क्यों मैं रिजेक्ट ना करूं, रीजन बताओ। समझ में आए, जनरल बात है। चलो अब ये क्वेश्चन मुझसे पलक और श्रेयांश ने पूछा था, दीदी डिपॉजिटरी खोल सकते हैं? हाँ बिल्कुल खोल सकते हैं, आओ कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशन, एलिजिबिलिटीज। पहली एलिजिबिलिटी, कितना पैसा बच्चा, 100 है, 100, 100 करोड़, 100 करोड़ लाने का। चलो, फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड कंपनी बनाओगे ना, पहले कंपनी बनाओ, उसकी नेटवर्थ 100 करोड़ होनी चाहिए। फिर सेबी एक्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराओ, फिर अपने खुद के बायलॉज मतलब आर्टिकल बनाओ और वो सेबी से एक बार चेक कराओ सब सही है कि नहीं, ठीक है। 1 और मोर पार्टिसिपेंट मतलब अपने अंडर में डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की सर्विसेज आनी चाहिए, तो आपके अंडर या तो एक है, एक से ज्यादा, ज्यादा ही रखने पड़ेंगे। हाँ मर्जी है, आप दोनों में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो या किसी एक में, दोनों में करवाते हैं जनरली लोग, दोनों में करवाते हैं। हाँ दोनों जगह में, ठीक है। एडुकेट सिस्टम, एडुकेट सिस्टम एंड दी सेफगार्ड। ये कह रहे भैया डिपॉजिटरी बनने के लिए ऊपर हमने क्या पढ़ा था, सेबी चाहे तो रिजेक्ट भी मार देगा अगर सेफगार्ड सिस्टम्स नहीं है। तो उन्होंने कहा भैया आपको सारे सिस्टम बताने पड़ेंगे कि किस तरीके से आप मैनिपुलेशन रोकोगे, कैसे प्रिवेंट करोगे रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन अगर कुछ भी गड़बड़ हो रहे, और आपको डिपॉजिटरी एक्ट भी फॉलो करना है, और सेबी ने ना डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के कुछ रेगुलेशंस बताए आपको, वो भी फॉलो करना है। तो मीट्स द एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज, जो कुछ भी बोला गया और एक्सेट्रा लगा दिया। उन्होंने कहा और एलिजिबिलिटी अभी नहीं बताएंगे, आपके सिलेबस में नहीं है, मतलब एलिजिबिलिटी की पूरी छड़ी है। समझ में आया? तो इन शॉर्ट, इन शॉर्ट ध्यान दो, कंपनीज एक्ट फॉलो करो, सेबी एक्ट फॉलो करो, डिपॉजिटरी एक्ट फॉलो करो, सेबी के रेगुलेशन फॉलो करो, जो कुछ बोल रहा है ना जहां जहां सब फॉलो करो, तब जाकर बनो 100 करोड़ नेटवर्थ, ठीक है। चलो चलो आओ इधर, आओ, गुड, चलो आओ, पता चल जाएगा है ना, आ जाओ। राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, किसके राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस है? सबसे पहले डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी एनएसडीएल सीडीएस है, ठीक है। पार्टिसिपेंट कौन है? अगर सिंगल पार्टिसिपेंट लिखा तो समझ जाना डीपी की बात करें। इश्यूअर कौन? कंपनी। बेनिफिशियल ओनर कौन? इन्वेस्टर। सबके राइट्स एंड ऑब्लिगेशन पढ़ेंगे वन बाय वन। आ जाओ, सबसे पहला टर्म क्या लिखा कि भैया अग्रीमेंट होता है, किन दोनों के बीच में होता है? डिपॉजिटरी और डीपी के बीच में। भाई वो उसका काम करे तो उनके बीच में तो अग्रीमेंट होगा ही। डिपॉजिटरी सबसे पहली पहली फुर्सत में अग्रीमेंट करता है एक या एक से ज्यादा पार्टिसिपेंट के साथ, ताकि वो एज एन एजेंट उसको रिप्रेजेंट करे। अकाउंट खोलने का काम तो भैया वही कर रहे हैं। सर्विसेज ऑफ द डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी क्या क्या काम दे? इन्वेस्टर थ्रू द पार्टिसिपेंट, जितनी भी डिपॉजिटरी सर्विसेज दे रहा है, हमने इससे पहले ऊपर हम लिस्ट पढ़ चुके हैं अपनी पिछली क्लास में, डीमटेरियलाइजेशन, रीमटेरियलाइजेशन, जो पूरी लिस्ट हमने पढ़ी थी डिपॉजिटरी के काम की। ये सारे काम विद द हेल्प ऑफ डीपी हो रहे हैं, डीपी के थ्रू हो रहे हैं ना। कोई भी पर्सन, पर्सन से मतलब कोई भी इन्वेस्टर, इन्वेस्टर थ्रू पार्टिसिपेंट के थ्रू डिपॉजिटरी तक पहुंचेगा, मे एंटर इनटू दी अग्रीमेंट। मतलब इनडायरेक्टली तरीके से क्या होता है? अग्रीमेंट होता है। डीमैट अकाउंट जो खुल रहा है मतलब डिपॉजिटरी और इन्वेस्टर का ये अग्रीमेंट हो रहा है। वापस किस किस के बीच में अग्रीमेंट हो रहा है?
एनएसडीएल और इन्वेस्टर के बीच में, लेकिन ये अग्रीमेंट कौन करवा रहा है? डीपी। अकाउंट ओपन डिपॉजिटर के पास होता है, खुलवाता कौन है? डीपी। तो बस ये कह रहे हैं एनी पर्सन अग्रीमेंट करेगा डिपॉजिटर के साथ, लेकिन क्या लिखा है? थ्रू पार्टिसिपेंट। समझ में आ रहा है क्या लैंग्वेज है? इन सच फॉर्म एज में भी बाय लॉज, जो भी उन्होंने बता के रखा है वो सारी सर्विसेज देगा जो सर्विसेज दे रखी है। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है? अब ये कह रहा है कि वेरी गुड, ये क्या बोल रहा है? सरेंडर कर रहे हैं, मेरे पास कोई सिक्योरिटीज रखी है, मैं एक इन्वेस्टर हूं, मुझे सिक्योरिटी सरेंडर करनी है, ठीक है, तो बदले में मैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चाह रही हूँ। एनी पर्सन मतलब कोई भी इन्वेस्टर एंटर इनटू अग्रीमेंट थ्रू दी पार्टिसिपेंट सरेंडर ऑफ द सर्टिफिकेट। क्योंकि अब डिपॉजिट के साथ हमारा अग्रीमेंट है, तो हम चाहे तो ये सर्विस ले सकते हैं सरेंडर करने की, हाँ ले सकते हैं। ईश्वर क्या करेगा? ईश्वर मतलब कंपनी। कंपनी क्या करेगा? आपके शेयर्स को लेके फाड़ के खत्म कर देगा ना। आप सिक्योरिटी सरेंडर कर रहे हो ना, सिक्योरिटी सरेंडर कर रहे हो मतलब कंपनी के पास शेयर सर्टिफिकेट चले जाएंगे, वो फाड़ कर खत्म कर देगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इशू कर देगा, ठीक है, कैंसिल कर देगा आपके सर्टिफिकेट को और रिकॉर्ड द नेम ऑफ द डिपॉजिटरी एज अ रजिस्टर्ड ओनर। क्योंकि फिजिकल शेयर्स में आपके पास थे तो मेंबर के रजिस्टर में आपका नाम था। आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो तो एनएसडीएल का नाम एंटर कर देगा। बात समझ में आ गई? तो रजिस्टर्ड ओनर की तरह वो डिपॉजिटरी का नाम एंटर करेगा। डिपॉजिटरी ऑन रिसिप्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इश्यूअर, याद करो वो प्रोसेस पूरा का पूरा, रीमटेरियलाइजेशन डीमटेरियलाइजेशन, एंटर द नेम ऑफ द पर्सन इन इट्स रिकॉर्ड एज अ बेनिफिशियरी ओनर। इन्वेस्टर का नाम तो अब डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड में आएगा ना। तो जब सर्टिफिकेट सरेंडर किया जाता है तो पूरी प्रोसेस उन्होंने बस बताई है। क्लियर है? नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है? क्या कर रहे हो? सिक्योरिटीज बेच रहे हो? हाँ बेचो, क्या दिक्कत है? हाँ बच्चा, एवरी डिपॉजिटर ऑन रिसिप्ट ऑफ द इंटीमेशन, डिपॉजिटरी को इंटीमेशन मिलेगा बाय दी पार्टिसिपेंट। ये पार्टिसिपेंट को किसने इंटीमेट किया है? हमने, इन्वेस्टर्स ने किया है ना, कि भैया बेचना है। देखो तुम्हारे लिए ये कि तुमने बस अपने जरूरत को बोल दिया है कि भैया इसे बेचना है और डाल दिया, आगे की प्रोसेस बता रहा है ये। डीपी किसको बताता है? डिपॉजिटरी को, ठीक है। रजिस्टर दी ट्रांसफर द नेम ऑफ द ट्रांसफरी, वो बोलेगा भैया इसका नाम कट करो, इसके बदले में आप दूसरा नाम, क्योंकि इसने तो बेच दिया है। तो अब उसके रिकॉर्ड में बेनिफिशियल ओनर कोई और है। मुझे साक्षी को अगर बेचना है तो भैया मैंने तो बस यहाँ पे जरोदा में बस क्लिक कर दिया। आगे की प्रोसेस क्या है ये तो डीपी को बताए। डीपी कहाँ पे बचाएगा? डिपॉजिटरी को। डिपॉजिटरी बोलेगा हाँ ठीक है, अब नाम को हटा रहे, रिकॉर्ड हटा रहे, अभी तक जो मैं बेनिफिशियल ओनर थी मेरी जगह अब कौन हो जाएगी? साक्षी होगी। बात समझ में आ गई? चलो यहाँ पे टॉपिक ओवर, समझ में आया? नेक्स्ट हेडिंग, हेडिंग में ही पूरा कंसेप्ट है, ऑप्शन है। इन्वेस्टर है हमारा भगवान, फिजिकल मांगेगा तो फिजिकल देने का, इलेक्ट्रॉनिक मांगेगा तो इलेक्ट्रॉनिक। चलो, रिसीव सर्टिफिकेट, सिक्योरिटी सर्टिफिकेट। ऑप्शन है इन्वेस्टर के पास, या तो उसे क्या चाहिए? सर्टिफिकेट चाहिए। क्या मैं इसे फिजिकल बोल सकती हूँ? और या फिर होल्ड कर सकता है सिक्योरिटी किसके पास? डिपॉजिटरी पास। क्या मैं सिंपल लैंग्वेज में इलेक्ट्रॉनिक बोल सकती हूँ? दो ऑप्शन है, या तो फिजिकल सर्टिफिकेट हो या तो होल्ड करो डिपॉजिटरी के पास, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। जनरल बातें सब पढ़ चुके, रिपीट है जो समझा चुकी हूँ, बस इसको थ्योरेटिकल रीड करा रही हूँ। आपके पास ऑप्शन है टू रिसीव दी सिक्योरिटी सर्टिफिकेट या फिर होल्ड दी सिक्योरिटी विद दी डिपॉजिटरी, ये तो हेडिंग पड़ा। हर इन्वेस्टर के पास ऑप्शन है, फिजिकल मांगेगा फिजिकल दे देंगे, इलेक्ट्रॉनिक मांगेगा इलेक्ट्रॉनिक दे देंगे। समझ में आया? लेकिन अगर वो कभी भी बेचना चाहता है, क्या करना चाहता है? बेचना। सेक्शन 29 ऑफ द कंपनीज एक्ट बोलता है, ठीक है, एवरी कंपनी मेकिंग पब्लिक ऑफर क्लास, इन्होंने कहा कि भैया कंपनी आईपीओ भी लेके आ रही है ना, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लेके आ रही है ना, आईपीओ ला ही नहीं सकती अगर वो डिपॉजिट के साथ अग्रीमेंट नहीं करेगी। क्योंकि स्टॉक मार्केट में लाने के लिए क्या होना चाहिए? पहली कंडीशन ही क्या है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। प्रिस्क्राइब जो भी है, ओनली साफ साफ बोल रखा है भैया डीमटेरियलाइज फॉर्म में होना चाहिए। एक बार आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिल गया, अब आपको फिजिकल चाहिए ना, तो फिजिकल। फिजिकल के बाद फिर से तुम्हारी इच्छा होगी इलेक्ट्रॉनिक की, तो फिर से इलेक्ट्रॉनिक। लेकिन पहली बार जब आपको मिलेगा तो इलेक्ट्रॉनिक ही मिलेगा। क्या कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तुम हो भगवान, फिजिकल मांगोगे दे दिया जाएगा, तुम मांगोगे इलेक्ट्रॉनिक दे दिया जाएगा, लेकिन पहली बार में क्या मिलेगा? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। बात समझ में आ रही है? आईपीओ आ रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। अब आईपीओ तुम्हारे पास आ गया ना, तुमको जो करना है करो, तुम्हारी मर्जी। संभाल कर फ्रेम करके रखना है आपको सर्टिफिकेट को, तो मंगवा लो फिजिकल। फिर जाओ सदर, सदर में आपको मिलेंगी, सीनरी बनवानी है ना, आपको फ्रेमिंग करवानी है ना। हमने अभी अपना काम सदर से करवाया ना, इसलिए मैंने सदर बोला।
बस मैं ये देख रही थी सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। सब में हाँ 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 ना। चलो वापस आओ। तो कंपनी आईपीओ लेकर आएगी, आईपीओ लेके आएगी तो वो क्या कर सकती है, ओनली डीमटेरियलाइज फॉर्म। बाद में चाहे दोनों ऑप्शन है, क्लियर है। चलो, बेचना है, बेचना है ओनली डीमैट फॉर्म। फिजिकली अब नहीं बेच सकते क्योंकि अब स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगने वाली है, सब सारी शर्तें खत्म कर दी गई है। ठीक है, आईपीओ आएगा तो ओनली डीमटेरियलाइज फॉर्म, बेचना है तो डीमटेरियलाइज। उस बीच आपको जो करना है करो। ठीक, चलो। एनी कंपनी मे कन्वर्ट सिक्योरिटी इनटू डीमटेरियलाइज फॉर्म या फिर फिजिकल फॉर्म, ऑप्शन सब है। लेकिन याद रखना, अगर आपने फिजिकल शेयर्स अपने पास रखे हैं, मान लो तुम्हारे पास फिजिकल शेयर्स है और तुम कह रहे हो दीदी बेचना है, तो अब क्या करना पड़ेगा, पहले डीमटेरियलाइजेशन में कन्वर्ट करो फिर बेचो, ऐसे नहीं बेच पाओगे। समझ में आए, क्योंकि कहाँ ढूंढोगे, कहाँ ढूंढोगे, नंदिनी को बेचना है, हम सब नहीं खरीदना चाहते भाई, तो भैया स्टॉक मार्केट में, तो पहले इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट। ठीक, चलो। तो इन्वेस्टर, यही सेम बात है, इन्वेस्टर क्या है, सुप्रीमेसी मतलब सुप्रीम, चॉइस ऑफ होल्डिंग फिजिकल या ऑप्ट फॉर द डिपॉजिटरी, उसकी मर्जी जो से करना है। ठीक, क्या अब ये कंसेप्ट समझ में आया, हेडिंग समझ में आई। चलो क्वेश्चन रीड करो जल्दी। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन साफ साफ पूछ रहा है भैया व्हाट टाइप इंस्ट्रूमेंट आर अवेलेबल डीमैट फॉर्म में, भैया सब, ऑल टाइप, फर्क नहीं पड़ता कंपनी लिस्टेड हो या फिर अनलिस्टेड हो या फिर एकदम प्राइवेट कंपनी हो, सारी की सारी चीजें अब क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक। प्राइवेट कंपनी इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। पब्लिक तो है ही, अब पब्लिक में लिस्टेड और अनलिस्टेड, लिस्टेड तो इलेक्ट्रॉनिक बोला ही है, अनलिस्टेड भी, जब प्राइवेट को बोल दिया तो सब बच गए ना बच्चा। हम्म, अब मेरी बात सुनो, क्वेश्चन यही है क्या, ध्यान दो बच्चा, ओ मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दो, क्वेश्चन यही है क्या, क्या एक प्राइवेट कंपनी लिस्ट हो सकती है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, कभी नहीं, कभी नहीं, क्यों, कन्वर्ट करना है पब्लिक में। क्वेश्चन ये है कि डीमैट फॉर्म में कौन कौन से सिक्योरिटीज होंगे, चाहे लिस्टेड हो चाहे लिस्टेड ना हो, सारे शेयर सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होने चाहिए। आईटेक्स कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स रखो, मत रखो फिजिकल, ये है। मैंने कब कहा कि ये लिस्ट हो गई, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये कंसेप्ट रिपीट है, हेडिंग देखो क्या लिखा है। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि ट्रांसफर करने के लिए कंडीशन थी, क्या थी, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो हेडिंग यही एक्सप्लेन करिए कि ट्रांसफर अगर करना है ना आपको सिक्योरिटीज को, तो रिस्ट्रिक्शन, वो रिस्ट्रिक्शन क्या है, डीमैट फॉर्म में होना चाहिए, दैट्स इट, फटाफट रीड करेंगे। सेबी ने अमेंड कर रखा है और साफ बोल रखा है, डिसअलाउड अगर लिस्टेड कंपनी फ्रॉम एक्सेप्टिंग रिक्वेस्ट ट्रांसफर सिक्योरिटी हेल्ड इन द फिजिकल फॉर्म। अगर किसी लिस्टेड कंपनी को फिजिकल फॉर्म में रिक्वेस्ट आती कि शेयर्स को बेचो, तो लिस्टेड कंपनी सीधे से रिजेक्ट मार दे, क्योंकि कंडीशन ही क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चाहिए। ठीक है, शेयरहोल्डर हु कंटिन्यू इन अ फिजिकल फॉर्म नॉट लॉस द शेयर विद द कंपनी, या फिर कंपनी या फिर इसका आरटीए, आरटीए कौन था, रजिस्टर ट्रांसफर एजेंट, मतलब कंपनी के पास रिक्वेस्ट आई या फिर कंपनी के रजिस्ट्रार के पास रिक्वेस्ट आई, कौन सी रिक्वेस्ट आई, फिजिकल सर्टिफिकेट की, कि बेचो इसे, ट्रांसफर करो इस बंदे के नाम पर, तो कंपनी सीधे से मना कर देगी, बोलेगी पहले डीमटेरियलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करो, ऑनलाइन करो, तब जाके बिकेगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, ट्रांसमिशन नीड टू बी कन्वर्ट, यहां तक चीजें क्लियर आ गई। अब यहां से समझा रही हूँ, ट्रांसमिशन को सुना सुना सा लग रहा है, वेरी गुड, वेरी गुड। ट्रांसमिशन मतलब डेथ हो गया, ये क्या है, रॉकी सर और मैंने मिलके खरीदा शेयर, जॉइंट शेयर होल्डिंग बोल सकते हैं। रॉकी सर का नाम पहले लिखा है, मुझे पसंद सा नहीं आ रहा है, ठीक है, तो पहले मेरा नाम लिखेगा, क्योंकि कंपनीज एक्ट के रूल्स बोलते हैं कि जिसका नाम पहले लिखा है उसी के अकाउंट में डिविडेंड जाएगा। मुझे बुरा लग गया, तो मैं अपना पहले नाम लिखवाऊंगी, ठीक है। अगर कोई दो लोग मिलकर खरीदते हैं तो रजिस्टर में नाम लिखा रहेगा रॉकी यादव, ठीक है, सर का रियल नाम राकेश है ना। तो रॉकी नहीं राकेश लिखा होगा, राकेश यादव एंड पिंकी यादव,
लेकिन जिसका नाम पहले लिखा होगा उसी के अकाउंट में पैसा जाएगा। तो मुझे ट्रांसपोजिशन करवाना है, मतलब कंपनी को रिक्वेस्ट भेजनी है कि पहले मेरा नाम लिखो। फिर क्या, फिर तो भैया डिवोर्स तक बात आ जाएगी भाई। चलो चलो वापस वापस। ट्रांसमिशन समझ में आया, डेथ के बाद जिसको मिलना है मिलो, मैं तो नहीं हूं, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन जिंदा रहते मुझे पहले चाहिए। ट्रांसपोजिशन समझ में आया। चलो, इन्होंने कहा भैया ट्रांसमिशन ट्रांसपोजिशन फिजिकल या डिमेटलाइज ऑल्सो इफेक्ट ओनली दी, कुछ भी काम करना है ना, ट्रांसफर करना है, ट्रांसमिशन करना है, ट्रांसपोजिशन करना है, कंडीशन ही यही है, रिस्ट्रिक्शन ही यही है कि इलेक्ट्रॉनिक पहले फॉर्म में। लेकिन तुम्हारे आंसर में इलेक्ट्रॉनिक वर्ड यूज नहीं होना चाहिए, डीमटेरियलाइज फॉर्म होना चाहिए। समझ में आया, ये होता है स्टैंडर्डाइज आंसर, है ना। ट्राई करो। अमेंडमेंट विल बी हेल्प, क्या लिखा है, कर्बिंग दी फ्रॉड, क्योंकि फिजिकल में बहुत फ्रॉड चीटिंग होती है, ठीक है, नकली सर्टिफिकेट इधर उधर घूम सकते हैं, डुप्लीकेट, तो इसलिए पहले इलेक्ट्रॉनिक करो, फिर बाद में फिजिकल रखना है, फ्रेम करवाना है, जहां जाना जाओ, फुआरा जाना है फुआरा जाओ, सदर जाना है सदर जाओ। क्या, अरे बिल्कुल होती है ना, हैकिंग तो होती है बच्चा, है ना। साइबर क्राइम, सब लोग साइबर क्राइम सीख लेना, इसको पकड़ना है अपन को, है ना। हाँ हाँ यही है ना, साइबर सिक्योरिटी। चलो चलो वापस वापस ध्यान दो। रिक्वायरमेंट्स विद द प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप शेयर होल्डिंग, समझो कंपनी का प्रमोटर, इसके लिए तो साफ साफ बोल दिया भैया तेरे सारे के सारे शेयर्स क्या होने चाहिए, 100% क्या होना चाहिए, डीमटेरियलाइज्ड होना चाहिए, ठीक है। प्रमोटर के जितने शेयर्स, हम तो कह रहे भैया हर किसी के शेयर सब क्या होने चाहिए, डीमैट फॉर्म में, लेकिन बाकी इन्वेस्टर्स को क्या बोला, तुम बाद में आगे चल के फिजिकल ले सकते हो। प्रमोटर को बोला भाई तेरे तो 100% क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक। कंपनी का मेन इंसान अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखो तो बाकी इन्वेस्टर से क्या ही एक्सपेक्ट करें हम, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में फायदे बहुत है ना, हमने पढ़ा ना बच्चा, बैड डिलीवरी ये सब के पंगे नहीं होंगे, तो भैया ये मालिक कोई और मालिक बना घूम रहा है तो प्लीज तुम्हारे 100% इलेक्ट्रॉनिक होने चाहिए। खत्म, आए फंजिबिलिटी में। फंजिबिलिटी वर्ड का मीनिंग बताओ पहले, इंटरचेंज, ठीक है। तुमने पैसा रखा, ठीक है, इंडियन रुपी मुझे मिला नहीं, मैं चाहती थी इंडियन रुपी आए, ठीक है, तो माफ करना उसके लिए, आ जाओ। अब तुम्हारे पास रखा है पैसा, ठीक है, पैसे में कुछ सीरियल नंबर लिखे रहते हैं, बैंक में जाके जमा किया, पैसे की जरूरत पड़ गई, एटीएम से जाके एनकैश करवा लिया, सेम सीरियल नंबर मिलते हैं। मतलब कि जो नोट आपने बैंक को दिया, बैंक उसके बदले में क्या कर सकता है, सेम नोट नहीं देगा, मतलब नोट को, करेंसी को, एक नोट को दूसरे नोट से इंटरचेंज कर सकते हैं, दैट इज फंजिबल। मतलब कैश, जो नोट्स हैं, जो करेंसी, वो क्या है, फंजिबल है। फंजिबल है मतलब जो दिया सेम वो नहीं मिलेगा। वेरी गुड। अब आते हैं शेयर सर्टिफिकेट में, ठीक है। शेयर सर्टिफिकेट से पहले मैं आती है आपकी बैंक में लॉकर फैसिलिटी में, आपकी मम्मा ने मस्त सोने का हार रखा, और जब लेने गए तुम लोग तो दूसरा हार मिला, तो क्या करोगे, तो क्या ये ज्वेलरी फंजिबल है क्या, मतलब कुछ चीजें इंटरचेंज होती है, हाँ, महंगा हो तो चल जाएगा, है ना, वो फिर क्यों चलाएंगे, है ना। तो फंजिबिलिटी समझ रहे हो, क्या कुछ चीजें इंटरचेंज हो सकती है, कुछ चीजें इंटरचेंज नहीं होगी। क्या मैं कह रही हूँ बैंक में रखे जो पैसे हैं, नोट है, वो इंटरचेंज हो सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं शेयर सर्टिफिकेट में, मेरे पास फिजिकल शेयर थे, मेरे पास क्या थे बच्चा, फिजिकल शेयर्स थे। अब जो फिजिकल शेयर्स थे समझना, ठीक, उसमें भी एक सीरियल नंबर था, मेरे पास फिजिकल फॉर्म में था, मेरी इच्छा हुई कि इसको डीमटेरियलाइज फॉर्म करते, मैंने तो कंपनी को दिया था और कंपनी ने क्या कर दिया था, फाड़ के फेंक दिया था ना, कोई और ना ले ले भाई। समझ में आया। अब मेरी इच्छा हुई वापस से रीमटेरियलाइज करने की, तो मुझे सेम वही देगी क्या सर्टिफिकेट, दूसरा इश्यू करके देगी ना। तो बस मैं कह रही हूँ कि यार ये शेयर सर्टिफिकेट्स हैं, सिक्योरिटीज है, फंजिबल है क्या, हाँ फंजिबल, मतलब जो चीज आपने दिया एग्जैक्ट वो नहीं मिलेगा, दूसरी चीज मिल जाएगी उसके बदले में। बात समझ में आ रही है, हाँ, वैल्यू सेम रहेगी। अगर चीजें एकदम एग्जैक्ट मिलती है, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया कि मम्मा की ज्वेलरी जो थी वही डिजाइन चाहिए हमको, तो वही चाहिए, वही होना चाहिए, क्योंकि वो, है ना, मम्मा की, मम्मा ने दे रखा था, तो भैया माँ का प्यार है उसमें, तो ये क्या फंजिबल है क्या। तो सिक्योरिटीज फंजिबल होती है कि नहीं होती है, होती है। तो अब ऊपर जब हमने पढ़ा था तो उन्होंने क्या बोला था, डिपॉजिटरी क्या करने आया बच्चा, चीजों को फंजिबल करना है, मतलब चीजों को इंटरचेंज करना है। ऑल द सिक्योरिटी हेल्ड इन द डिपॉजिटरी,
डिपॉजिटरी के पास जितनी भी सिक्योरिटीज है ये क्या है बच्चा, शेल बी फंजिबल, इंटरचेंज किया जा सकता है। इंटरचेंजेबल इन द सेंस दैट इन्वेस्टर लॉस द राइट टू ऑब्टेन द एग्जैक्ट सर्टिफिकेट। क्या ये बात समझ में आ रही है? इन्वेस्टर क्या कर रहा है बच्चा, एग्जैक्ट सर्टिफिकेट अब उसे मिलने वाला नहीं है। फिर कंटिन्यू, इट इज लाइक विड्रॉइंग मनी। एग्जाम्पल देके बस बता रहे कि आपने मनी विड्रॉ किया फ्रॉम द बैंक विदाउट बॉदरिंग अबाउट द डिस्टिंक्टिव नंबर ऑफ द करेंसी। एग्जैक्ट जो नंबर आपने, जो करेंसी आपने एग्जैक्ट दी थी, क्या वही मिलती है? क्या नहीं, डिफरेंट मिलेगी, वैल्यू तो हमारी सेम रहेगी। है ना? यहां तक चीजें समझ में आई? नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है? राइट ऑफ दी, रीड करो, ये बिल्कुल कॉपी पेस्ट है, रीड करो, नालायक हो तुम लोग। चलो, बेनिफिश डिपॉजिटरी और बेनिफिशियल ओनर, क्या लिखा है यहाँ पे उन्होंने कि वोटिंग राइट्स किसको मिलेंगे? बेनिफिशियल ओनर को। क्यों? क्योंकि रियल एक्चुअल में पैसा किसका लगा है? वोटिंग राइट उसको मिलेंगे, बोनस उसको मिलेंगे, राइट्स उसको मिलेंगे। कभी भी केस स्टडी फॉर्म आएगा तो बनना चाहिए। क्या लिखा है? रजिस्टर ऑफ द बेनिफिशियल किसके पास होता है? बेनिफिशियल ओनर। एवरी डिपॉजिटर अपना खुद का एक रजिस्टर मेंटेन करेगा और डिपॉजिटरी ओनर का पूरा इंडेक्स मेंटेन करेगा, नाम एड्रेस वेड्रेस सब वो करेगा। ये सदत किसको दिया हमने? डिपॉजिटरी को। प्लेज हाइपोथिकेशन, गिरवी रखने की फैसिलिटी है। बेनिफिशियल ओनर में पहले एक बार अप्रूवल ले ले, किससे? डिपॉजिटरी को। क्योंकि भैया इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तो इसी के पास रखे ना, कि भाई इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो रखे जो शेयर है, मैं इसे क्या करने वाला हूँ? गिरवी रखने वाला हूँ। तो क्रिएट कर सकता है प्लेज हाइपोथिकेशन। एवरी बेनिफिशियल ओनर गिव इंटीमेशन प्लेज डिपॉजिटरी को, डिपॉजिटरी इज रिक्वायर्ड टू एंट्री, अपने रिकॉर्ड में मेंटेन करेगा कि ये शेयर सब गिरवी है, क्योंकि अगर सामने वाला नहीं चुका पाया तो ये क्या हो जाएंगे? मालिक तो कोई और बन जाएगा ना, इसलिए डिपॉजिटरी को पता होना जरूरी है। मार्जिन कुछ अलग कंसेप्ट में, उधारी वाले काम थे वो बेचता था, मालिक नहीं बनता था। ठीक है। एविडेंस ऑफ द प्लेज, ये क्या बोला? अगर डिपॉजिटरी ने अपने रिकॉर्ड में बस मेंटेन कर लिया ना, तो यही प्रूफ है, यही एविडेंस है किस चीज का? कि ये शेयर्स क्या है? गिरवी है। मतलब कल को क्रेडिटर को कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, डिपॉजिट का रिकॉर्ड अपने आप में खुद प्रूफ है, खुद वो बोलेगा कि हाँ, कि भैया ये तो अब मालिकाना हक मिल जाएगा किसको? सामने वाले को। हाँ हाँ हाँ, तो ये रिस्क सामने वाले ने लिया है, सामने वाले का लॉस होने वाला है कि भाई तूने ऐसे शेयर्स क्यों गिरवी रखे। थोड़ा तो प्रेडिक्ट करना पड़ेगा, ये बिजनेसमैन पे दिमाग लगाना पड़ेगा आपको कि भैया ऐसे शेयर्स मत रखो जिनका नाम वैसे ही अच्छा नहीं है या फिर अच्छा नहीं हो सकता भविष्य में, वो तुम्हारी गेसिंग होनी चाहिए। ठीक है, आप फेल भी हो सकते हैं, पास भी हो सकते हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है? फर्निशिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन मांगा गया है वो इन्फॉर्मेशन देने का, रिकॉर्ड जो मांगा गया है वो देने का। ठीक है, बाय डिपॉजिटरी एंड द इश्यूअर। डिपॉजिटरी टू द इश्यूअर इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रांसफर ऑफ द सिक्योरिटी। ठीक है, एट सच इंटरवल, छोटे छोटे ब्रेक में जिस मैनर में आपसे इंफॉर्मेशन मांगा जाएगा, पूरी लिस्ट मांगी जाएगी, वो लिस्ट देने का। किसने किसको ट्रांसफर कर दिया? हमेशा खरीदते बेचते तो रहते हैं ना स्टॉक मार्केट में। ठीक है, हेडिंग फिर से रिपीट, इस हेडिंग से समझो क्या बोल रहा है। इन्वेस्टर के पास दो ऑप्शन, या तो फिजिकल शेयर्स या तो इलेक्ट्रॉनिक। रिपीट, बस उन्होंने टाइम दे रखा है कि जब भी आप मांगोगे 30 डेज के अंदर प्रिंट करके देने का, बस वो ये बोल रहे हो, बाकी कुछ नहीं। चलिए क्या बोल रहा है? बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1891, ये एक अलग से एक्ट है, ये एक एक्ट है, ये अप्लाई होता है डिपॉजिटरी में भी। अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा कि डिपॉजिटरी ने अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन किया। श्रेयांश मोबाइल छोड़ दे बेटा, वापस। डिपॉजिटरी ने अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन किया, जब उसने अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन किया तो ये सफिशिएंट था कि हाँ गिरवी रखा है। तो बैंक भी तो ऐसे ही काम करता है, बैंक की तरह, बैंक भी तो ऐसे ही काम करता है। थैंक यू भैया। तो बैंक ने जो भी ये गिरवी रखा है, ठीक है, रिकॉर्ड मेंटेन किया, तो ये कह रही भैया इन्होंने भी रिकॉर्ड मेंटेन किया ना, तो डिपॉजिटरीज में ये वाला एक्ट लगता है, तभी तो हमने मान लिया है कि मान लिया जाएगा कि वो एज एविडेंस कल को यूज होगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए, डिपॉजिटरी टू इंडेमनीफाई, व्हाट डू यू मीन बाय इंडेमनीफाई? कंपनसेट करना। इंडेमनिटी मतलब क्या होता है? कंपनसेट करना। डिपॉजिटरी क्या करेगा? कंपनसेट करेगा
लॉस इन सर्टेन केसेस, मान लो इन्वेस्टर्स को डिपॉजिटरी की नालायकी के कारण कुछ लॉस हो जाता है। मैं हूं इन्वेस्टर, किसकी नालायकी के कारण होता है? डिपॉजिटरी। तो डिपॉजिटरी क्या करेगा? कंपनसेट करेगा। मान लो नालायकी की डीपी ने, तो कौन कंपनसेट करेगा? डीपी ही करेगा, लेकिन बाद में डीपी से रिकवर कर लेगा ना वापस। डिपॉजिटरी की नालायकी के चक्कर में इन्वेस्टर का हुआ लॉस, उसने कहा था ले लो ले लो, उसने कहा था हम मैं ले रहा हूं, लिया नहीं, पैसे इधर उधर कर दिए। तो जो भी खर्चा पानी है डिपॉजिटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है देने की, किसको? इन्वेस्टर को। लेकिन अगर ये नालायकी किसने करी? डीपी ने। तो अभी तो फिलहाल कौन देगा? डिपॉजिटरी। लेकिन उसके पास राइट है कि वो डीपी से क्या करेगा? रिकवर कर लेगा, क्योंकि उनके भी खुद के अग्रीमेंट हुए ना। एनी लॉस कॉस्ट टू बेनिफिशियल ओनर ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ द डिपॉजिटरी या फिर पार्टिसिपेंट, इंडेमनिटी इंडेमनिफाई बाय द डिपॉजिटरी टू सच बेनिफिशियल ओनर। लेकिन साफ साफ बोल दिया, वाइल द लॉस ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ द पार्टिसिपेंट, इंडेमनिफाई भी कौन करेगा? डिपॉजिटरी। लेकिन डिपॉजिटरी राइट टू रिकवर द सेम फ्रॉम सच पार्टिसिपेंट। समझ में आ गया? चलिए, अब आपने ना इससे पहले कुछ चैप्टर्स पढ़े थे जिसमें हमने पावर्स पढ़ी थी। इन्होंने बोला भैया सेबी की पावर पढ़ेंगे और फिर क्या पढ़ेंगे? सीजी की पावर पढ़ेंगे। देखो सबसे ऊपर आता है सीजी, बोलो हाँ। सीजी सबसे ऊपर, सीजी के नीचे सेबी, फिर कौन आता है? वहां क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज पढ़ा था, यहां क्या पढ़ रहे हो? तो चैप्टर के अकॉर्डिंग चेंज होंगे ना। वहां हमारा चैप्टर जो हमने पढ़ा था सेक्रा पढ़ा था, सेक्रा में कौन आता है? स्टॉक एक्सचेंज आता है। तो सबसे टॉप अथॉरिटी थी सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर थी सेबी, फिर था स्टॉक एक्सचेंज। अब ये चैप्टर जब डिपॉजिटरी है तो सबसे टॉप अथॉरिटी सीजी, सीजी ने किसको बनाया? सेबी को। और भैया डिपॉजिटरी तो अपने आप को रजिस्टर करता ही है सेबी के पास, बिना उसके अप्रूवल के तो डिपॉजिटरी काम ही नहीं कर सकता, अभी पढ़ा था। समझ में आ गया? तो तीनों की पावर पढ़ेंगे। सबसे पहली पावर किसकी है? हाँ जी पढ़ेंगे। सबसे पहली पावर किसकी है? सेबी की। हाँ हाँ तुम लोग पढ़ चुके हो। क्या लिखा है? टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन इंक्वायरी। सेबी जब चाहे क्या कर सकता है? सेबी किसी भी इश्यूअर से इंफॉर्मेशन। अच्छा पावर किसकी पढ़े पहले बताओ? सेबी की ना। सेबी किस किस से इंफॉर्मेशन बुला रहा है? इश्यूअर मतलब कंपनी, डिपॉजिटरी, पार्टिसिपेंट, बेनिफिशियल ओनर, मतलब वो किसी से भी मंगा सकता है। ऑथराइज एनी पर्सन क्या करने के लिए? इंक्वायरी इंस्पेक्शन। तो पहला पॉइंट क्या बोल रहे हैं? सेबी की पावर है, वो इन सब किसी से भी इंफॉर्मेशन मंगवा सकता है। दूसरा इंक्वायरी और इंस्पेक्शन करवा सकता है इन्हीं में। ठीक है, अब ये बातें आगे कंटिन्यू है। जब हम मांगेंगे तो एवरी डायरेक्टर, मैनेजर, पार्टनर, सेक्रेटरी, ऑफिसर, एम्प्लॉय, डिपॉजिटरी, इश्यूअर, पार्टिसिपेंट, बेनिफिशियल डिमांड जो मांगा गया है ना वो सामने रख देने का। ये अब जनरल बात है। ठीक है, दूसरा सेबी क्या कर सकता है? डायरेक्शन, जो डायरेक्शन देगा सामने वाले को फॉलो करना पड़ेगा। सेबी इन द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर, इन द इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट क्या देगा? इन्वेस्टर की भलाई के लिए और सिक्योरिटी मार्केट की भलाई के लिए डायरेक्शन देगा। कैसे डायरेक्शन? किसको देगा? डिपॉजिटरी, उनके पार्टिसिपेंट को, कोई भी पर्सन एसोसिएट है, कंपनी को। बच्चा इन शॉर्ट सेबी इसमें जो जो लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं सबको दे रहा है। अप्रोप्रिएट ये कह रहे हैं इन्वेस्टर सिक्योरिटी मार्केट को ध्यान में रखे, और रीजन भी कि भैया क्यों ये डायरेक्शन तुम्हें फॉलो करने चाहिए। नेक्स्ट, सेबी चाहे तो क्या कर सकता है? भैया रेगुलेशन ऑफिशियल गैजेट में दे देगा। अब देखो ये सब जनरल बातें हैं। सेबी फॉर्म करेगा रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। तो कौन रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा था? डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा था। सेबी बताएगा द फॉर्म इन विच रिस्पेक्ट टू बी मेंटेन, किस तरीके से मेंटेन करना है। फिर क्या बोला है? सर्टिफिकेट कमेंसमेंट का मैनर, कैसे सर्टिफिकेट सिक्योरिटी सरेंडर किया जाएगा। सरेंडर अभी पढ़ा था बने। इन शॉर्ट जो कुछ भी ऊपर पढ़ा है ना ये उन्होंने सेम बोल दिया है कि भैया हम बताएंगे आपको इन सारी चीजों में टर्म्स एंड कंडीशन, मेरे अकॉर्डिंग रूल्स रेगुलेशन जो बनेंगे उसको आपको ध्यान रखना है। तो इन शॉर्ट चल क्या रहा है यहाँ पे? से भी इन सारे मैटर्स में रेगुलेशन बनाएगा, आपको वही फॉलो करने पड़ेंगे। डायरेक्शन है, सॉरी रेगुलेशन है। ठीक, पेनल्टीज बताई नहीं गई है, बताई नहीं है एक्चुअल में। क्या दे रखा है? बस नाम, सब नाम दे रखा है। वेरी गुड, वेरी गुड। नीचे इन्होंने दे रखी है पेनल्टी, क्योंकि आप दो चैप्टर पढ़ चुके सेबी सेक्रा, इन्होंने कहा बार बार नहीं बताएंगे। अगर कहीं कोई सेपरेट पेनल्टी नहीं है तो क्या?
मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 1 करोड़, दैट्स इट। फेल, इंफॉर्मेशन मांगी नहीं दिया, अग्रीमेंट नहीं किया, इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को कुछ सुनी सुनी लग रही है, सेम 1 लाख, 1 लाख पर डे और 1 करोड़। बच्चे ये समझते हैं ना, मिनिमम 1 लाख और मैक्सिमम 1 करोड़, और जितने दिन बढ़ते जाएंगे एक लाख बढ़ते जाएंगे, लेकिन कभी भी 1 करोड़ से ज्यादा नहीं। अभी जो मैंने आपकी कॉपी चेक करी ना, कुछ बच्चे खा गए हैं, उन्होंने या तो लिखा 1 लाख और 1 करोड़, मतलब पर डे खा गए, या फिर क्या खा गए बच्चा, 1 लाख पर डे लिखा और 1 करोड़। मतलब समझ रहे हो, आपको 3 चीजें लिखनी है, 1 लाख और 1 करोड़, और क्या लिखना है, 1 लाख पर डे। कुछ बच्चे पहला वाला 1 लाख खा गए, कुछ बच्चे दूसरा वाला खा गए, लिखनी तो तीनों ही थी ना, तो नंबर काटे मैंने जम के। ठीक है, चलो, तो ये पूरी रिपीट है। फेलियर टू कंडक्ट बिजनेस, सही तरीके से बिजनेस नहीं किया, तो उन्होंने कहा रुको, कितना लगेगा, 5 करोड़ मिनिमम, 25 करोड़ बढ़ सकते हैं, या फिर आपने कितना फायदा उठाया उसका 3 टाइम, विच एवर इज वेरी गुड, विच एवर इज हायर। इन्होंने कहा एजुडिकेशन पढ़ा था, याद है सेबी एक्ट में एजुडिकेशन पढ़ा था, एजुकेटिंग ऑफिसर। इन्होंने कहा अब हम रिपीट नहीं करेंगे, एजुडिकेशन, सेटलमेंट, रिकवरी, कंटिन्यूस प्रोसीडिंग। कुछ याद आ रहा है कंटिन्यूस प्रोसीडिंग से, मेंशन। इन्होंने कहा डिपॉजिटरी एक्ट और सेबी एक्ट एकदम सेम है, हम नहीं बताएंगे फिर से। तो अगर यहाँ कोई क्वेश्चन पूछा तो समझ जाना सेम फॉलो होने वाला है। बात समझ में आ रही है, ये सब नाम है। कुछ कॉग्नाइजेशन भी पढ़ा था अपन ने, डील, वेरी गुड। ठीक है, ऑफेंस, रिपीट, लिखो रिपीट, पेज नंबर 90 में लिखो जल्दी। रिपीट, ये तो समझ में आ गया ना, रिपीट है। ये कौन से ऑफेंसेस की बात कर रहे हैं बच्चा, याद है? अगर आपने खुद किया, अटेम्प्ट टू किसी को किसी से करवाया, तो याद है पनिशमेंट, जेल की सजा एंड ऑल। अगर फेल टू पे पेनल्टी है, पेज नंबर 90 लिखो, से मिल जाएगा। चलो, कंपनी, आर्टिफिशियल बॉडी, आर्टिफिशियल इंचार्ज ऑफिसर, लेकिन इंचार्ज ऑफिसर बच सकते हैं, ड्यू डिलिजेंस, और प्रूफ कर दिया मेरे नॉलेज में नहीं था। रिपीट लिखो, पेज नंबर 126, पूरा सेम रिपीट। कॉग्नाइज मतलब क्या कोर्ट डील कर सकता है, कौन डील करेगा, सैट। रिपीट लिखो, रिपीट। कंपोजिशन रिपीट नहीं है, ये मैं पढ़ाऊंगी। पावर टू ग्रांट इम्यूनिटी, सीजी चाहे तो इम्यूनिटी दे सकता है, सीजी की पावर, पेज नंबर लिखो 73 में, रिपीट। वेरी गुड, वेरी 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 गुड। केस फाइल होने से पहले इम्यूनिटी मिलेगी, पेज नंबर 73, वेरी गुड। चलो, इन्होंने कहा कि भाई सेक्शन 22C और क्या लिखा है 23G, मैंने लिखा है पेज नंबर 153 में, जाओ जाओ 153 में जाओ, आगे 153। ये क्या है, सेक्शन नंबर क्या थे, राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन, लिमिटेशन, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। को सुनी सुनी बातें लग रही है, सेबी एक्ट में पढ़ी है। इन्होंने कहा सुनो, सब रिपीट है, सेबी एक्ट जैसी कॉपी पेस्ट। इन्होंने कहा फिर से बताएंगे भी नहीं। अब क्या लिखा है, पावर किसकी, सीजी की पावर है रूल्स बनाने की। अब किसकी पावर है, जैसे स्टॉक एक्सचेंज खुद का बायलॉज बनाता है, ऐसे डिपॉजिटरी क्या करेगा, खुद का बायलॉज बनाएगा। बच्चे ये पूरा चैप्टर सेक्रा से भी अगर पढ़ा है तो ये पूरा रिपीट है, आपको तभी बनेगा, पढ़ के आने। वेरी गुड। अब आज की सभा समाप्त करती बच्चा।